नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी सजग और सतर्क होकर खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक भारत में कुल पीड़ितों की संख्या 3,20,922 हो गई है, जिसमें से 9,195 लोग मारे जा चुके हैं। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बीपीएससी में पूछे जा चुके आधुनिक भारत से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। ये रहा दोस्तों मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ऑप्शन ए है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास। ऑप्शन बी है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश। ऑप्शन सी है भत्ते की रोकथाम। ऑप्शन डी है अधिकारियों की अक्षमता। और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। दोस्तों, यह प्रश्न जो है 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछी जा चुकी है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिकारियों की अक्षमता। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर डी होगा। आइए व्याख्या देखते हैं विस्तार से। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता सिपाहियों के विद्रोह का कारण बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों तक पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन बी है मौलवी इमदादुल्ला। ऑप्शन सी है मौलाना फजल हक खैराबादा। ऑप्शन डी है नवाब लियाकत अली। दोस्तों, 1857 के विद्रोह में जो सबसे कट्टर दुश्मन था अंग्रेजों का, उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर ए होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। ये मूल रूप से तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे, किंतु फैजाबाद में आकर बस गए थे। दोस्तों, फैजाबाद यहाँ जो नाम आ रहा है, आप अयोध्या का नाम सुने होंगे। पहले अयोध्या जो है एक छोटा सा जगह था, लेकिन आज जो है उसको जिला घोषित कर दिया गया है। पहले वो फैजाबाद जिला के ही अंतर्गत आता था, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसे जो है जिला बना दी है और जिला का नाम अयोध्या रख दी है और फैजाबाद का जो है नाम बदल दिया गया है। इन्होंने अपने धर्मानुयायियों से आग्रह करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इन्हें अंग्रेजियों ने विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक कहा था। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का रुपए का इनाम रखा था इनके ऊपर। तो इस राशि के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण नेता रहे होंगे 1857 के क्रांति का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए है खेतिहर मजदूर। ऑप्शन बी है साहूकार। ऑप्शन सी है कृषक। ऑप्शन डी है जमींदार। कुट है केवल ए और बी दोनों, केवल बी और बी और डी दोनों। दोस्तों, 1857 के जो क्रांति हुई थी उसमें खेतिहर मजदूरों ने भाग लिया था और किसानों ने भी भाग लिया था। साहूकार और जमींदार जो अंग्रेजों के चापलूस थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा बी और डी, 4 नंबर होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था, फिर भी भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत के साथ साथ पूर्वी तथा पश्चिम भारत के भी अधिकांश क्षेत्रों में नहीं फैल सका था। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक, जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, कश्मीर के महाराजा आदि ने और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की थी। गवर्नर जनरल कैनिंग ने इनके इस सहायता पर कहा था कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में बहा ले जाता। व्यापारी और शिक्षित वर्ग ने
सभाएं करने, अंग्रेजों की सहायता करने की अपील की थी। ग्रामीण जनता के हमलों के शिकार हुए सूदखोर साहूकार जो ब्याज पर पैसा देते हैं, इन पे जो है ग्रामीण लगातार हमला कर रहे थे, इसलिए वे विद्रोह के शत्रु हो गए थे, यानी कि अंग्रेजों का साथ देने लगे थे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, ऑप्शन बी है पूर्वी में बंगाली एवं उड़िया, ऑप्शन सी है गोरखा, सिख, पंजाबी एवं उत्तर प्रांत से, ऑप्शन डी है मद्रास प्रेसिडेंटी एवं मराठा से। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांतों से जो है सिपाहियों का चयन किया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर सी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। इस विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में सेना के पुनर्गठन की बात कही गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? दोस्तों, ऑप्शन ए है पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी है पील आयोग, ऑप्शन सी है हंटर आयोग और ऑप्शन डी है साइमन आयोग। दोस्तों, 1857 के क्रांति में भारतीय सैनिकों और जो ब्रिटिश सैनिक थे, जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसमें भारतीय सैनिकों की संख्या और ब्रिटिश सैनिकों की जो संख्या था उसके अनुपात में काफी चेंज किया गया था। अंग्रेज डर गए थे कि अगर भारतीयों की संख्या ज्यादा रहेगी तो आगे भी इस तरह की क्रांति हो सकती है। और दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है, वह होगा पील आयोग। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बी होगा, पील आयोग। आइए व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के 9 गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 के क्रांति के पूर्व 45,000 थी, उसे बढ़ाकर 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2,38,000 थी, उसे घटाकर 1,40,000 कर दी गई। यही नहीं, बंगाल में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वह 1:2 कर दिया गया। इसका सीधा मतलब हुआ दोस्तों कि अगर बंगाल में 99 सैनिक हैं तो उसमें यूरोपीय जो होंगे 33 होंगे और 66 जो होंगे वह भारतीय सैनिक होंगे। और मद्रास तथा मुंबई में ये अनुपात जो है भारतीय सैनिक, यूरोपीय सैनिकों और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 कर दिया गया। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1858, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर 1857, ऑप्शन सी है 6 जनवरी 1958, ऑप्शन डी है 17 नवंबर 1859। दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने 1857 की क्रांति जब हो गई तो उसके बाद भारतीय जो असंतुष्ट थे, भारतीय उनके जो कैटेगरी थी, जो असंतुष्ट वर्ग थे, उनको संतुष्ट करने के लिए एक घोषणा की, जिसे विक्टोरिया घोषणा के नाम से जाना जाता है। यह घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को हुई थी। इसको पढ़ कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ए, 1 नवंबर 1858। आइए व्याख्या देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया। अब भारत के शासन को सीधे तौर पर ब्रिटिश काउन के तहत कर दिया गया। दोस्तों, इसके पहले जो है ब्रिटिश सरकार जो थी, उसके पहले जो है कंपनी के अधिकार में भारत के प्रशासन को दी हुई थी। लेकिन जब इस तरह के विद्रोह हुए कंपनी के कार्यों से असंतुष्ट होकर, तो 1858 में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भारतीय प्रशासन
अब ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि जो भी भारतीय प्रशासन से संबंधित निर्णय लिए जाएंगे वो ब्रिटिश जो ताज है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्रतीक है उसके नाम से की जाएगी। जैसे भारत में कोई भी कार्य किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, उसी प्रकार अंग्रेजों का जो भी काम किया जाएगा वो ब्रिटिश राजा के नाम से किया जाएगा, भले ही वो नाम मात्र की शक्तिशाली हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए है सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी है सर जॉन के, ऑप्शन सी है सर जॉन लॉरेंस और ऑप्शन डी है टी.आर. होल्स। दोस्तों, 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा जिसने दी है उसका नाम है सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ए होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के क्रांति के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित मत थे। दोस्तों, 1857 के क्रांति को मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दी थी। इसी प्रकार 1857 को एक सैनिक क्रांति की संख्या सर जॉन लॉरेंस और सीले ने दी थी। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम किसने संज्ञा दी थी 1857 के क्रांति को, तो वीर सावरकर इसका सही उत्तर होगा। और 1857 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन किसने कहा था, तो इसको कहा था अशोक मेहता ने। इस प्रकार अशोक मेहता इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन बी है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन सी है इसके प्रभाव की सीमित क्षेत्र और ऑप्शन डी है जमींदारों की सहभागिता। दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर होगा, सबसे सटीक जो सही उत्तर होगा, ये भी जो ऑप्शन नंबर सी है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ये तो सही है ही, लेकिन इससे भी सही उत्तर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। जब कभी भी 4 ऑप्शन दिए गए हों और उसमें जो है 2-3 ऑप्शन ऐसे लग रहे हो कि जो पूरी तरह सही लग रहे हैं आपको, तो उसमें देखना होता है कि सबसे ज्यादा सटीक सही हो सकता है कौन सा ऑप्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन ऐसा है जो सबसे ज्यादा सटीक हो रहा है, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर बी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। 1857 की क्रांति की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला है समय से पूर्व क्रांति की शुरुआत। 31 मई का दिन निर्धारित किया गया था 1857 की क्रांति को शुरू करने का, लेकिन 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत हो गई। इसके कारण जो भी लोग क्रांति में आना चाहते थे वो संगठित नहीं हो पाए, उनको मौका नहीं मिल पाया क्योंकि क्रांति पहले ही शुरू हो गई। दूसरा है एक लक्ष्य का अभाव। दोस्तों, जितने भी क्रांतिकारी थे उनका कोई एक निश्चित लक्ष्य नहीं था, सभी अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लड़ रहे थे। उदाहरण के रूप में आसानी से आप समझ सकते हैं कि नाना साहब पेंशन चाहते थे, इसके कारण जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे कि अंग्रेज मान लें, उनको पेंशन देना शुरू कर दें। बहादुर शाह जफर को उम्मीद थी कि वह पुनः मुगल बादशाह की तरह जो है उनको गद्दी प्राप्त हो जाएगी, ऐसी उनको संभावना दिख रही थी। इसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई जो है वह गोद लेने के अधिकार को प्राप्त करना चाहती थी, ताकि जब वो उनकी मृत्यु हो जाए तो उनका जो गोद लेने वाला लिया गया जो पुत्र है वो उनका जो है उत्तराधिकारी बन सके। इसी प्रकार संगठन का पूर्ण अभाव था। दोस्तों, क्रांतिकारी नेताओं में जो है एकता की कमी थी, सभी जो है अपने अपने राह पे चलना चाह रहे थे। अगर वे सभी एक ही राह पर चलने की कोशिश की होती है तो शायद 1857 की क्रांति में सफलता मिली होती है, लेकिन यहाँ जो है जितने भी क्रांतिकारी थे सभी के अपने अपने राह थे और उनके समर्थक जो है अपने अपने नेताओं को फॉलो कर रहे थे। तो संगठन का पूर्ण अभाव भी जो है 1857 की क्रांति का असफलता का एक कारण बना। अंग्रेजों के पास पर्याप्त युद्ध सामग्री थी, लेकिन भारतीयों के पास इस प्रकार की कोई युद्ध सामग्री नहीं थी। अंग्रेजों के पास विशाल सेना थी, जबकि भारतीयों की इस प्रकार की कोई सेना नहीं थी। सफल नेतृत्व का अभाव। अंग्रेजों के पास जो है कमांडर जो थे वह सफल नेतृत्व करने में सक्षम थे, जबकि जो भारतीय थे उनमें कोई एक ऐसा नेता नहीं था जिसकी बात सब कोई माने। तो ये एक कारण बना 1857 के
क्रांति की असफलता के कारण। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है बेगम ऑफ औध, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है नाना साहब। दोस्तों, 1857 की क्रांति में लखनऊ का जो नेतृत्व किया उनका नाम था बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर बी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का लखनऊ, उस समय अवध जिसका नाम था, का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पायु के पुत्र ब्रिजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। मार्च 1857 में कैंपबेल ने, जो अंग्रेजी सेनापति कमांडर टाइप का व्यक्ति था, ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया और पुनः लखनऊ पर कब्जा कर लिया। बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए है खेतिहर मजदूर, ऑप्शन बी है साहूकार, दोस्तों यहाँ पे र होगा, खेतिहर मजदूर, ऑप्शन सी है कृषक और ऑप्शन डी है जमींदार। दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नील कृषकों के दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी है शरत चंद्र चटर्जी और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ ठाकुर। दोस्तों, जो बंगाल में जो नील बागान मालिक थे, वे जो है नील की जो खेती करने वाले किसान थे, उन पे जो शोषण कर रहे थे, उनकी जो दुर्दशा इससे कारण बिगड़ गई थी, उसी पे किसानों की दुर्दशा पे आधारित एक पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, जिसका नाम था नील दर्पण। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ए होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। 1859-60 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इसे ही नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह की मूल वजह ददनी प्रथा थी। इस प्रथा के अंतर्गत बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ एडवांस में पैसा दे देते थे। इसके बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर पर नील बेचने के लिए बाध्य था। यह एक बेगार कृषि था। इसी पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था। नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शन ए है रैत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन बी है रैत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। ऑप्शन सी है रैत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन डी है नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा वह होगा सी, सबसे सटीक, क्योंकि इसमें एक अमान्य मूल्य भी शामिल किया गया है। मतलब कि जो नील की खेती किसान कर रहे थे उनको कितना कीमत देना चाहिए, जितना उनका उत्पादन हो रहा है, जितना उनका कष्ट लग रहा है उत्पादन करने में, उतना कीमत नहीं देकर जितना मन करे उतना दो, अमान्य कीमत दो, अपने मन के मुताबिक जो बागान मालिक देते थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर सी होगा। 1859-60 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इसे ही नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह की मूल वजह ददनी प्रथा थी, जिसमें दोस्तों अंग्रेज जो थे बागान मालिक, वे जो है किसानों को एडवांस में कुछ पैसा दे देते थे और उसके बदले में जो है हमेशा उनसे काम लेते रहते थे और ये भी शर्त लगा देते थे कि खेत में जो भी उपजाओगे वो हमारे शर्तों के अनुसार बेचोगे। तो पूर्व निर्धारित दर होता था जिस पे नील किसान बेचता था। यह एक बेगार कृषि थी। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक इस पे लिखा है। अगला प्रश्न, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बुल्ले शाह, ऑप्शन बी है करम शाह, ऑप्शन सी है यदुवेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है स्वामी सहजानंद। दोस्तों, पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर बी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। पागल पंथ एक धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल में
करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। दोस्तों, ये मैसूर वाला टीपू सुल्तान नहीं है, ये दूसरा टीपू है। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन चलाया। अगला प्रश्न, फराजी कौन थे? ऑप्शन ए है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, ऑप्शन बी है दादू के अनुयायी, ऑप्शन सी है आर्य समाज के अनुयायी और ऑप्शन डी है मुस्लिम लीग के अनुयायी। दोस्तों, फराजी जो है हाजी शरीयतुल्लाह जी के अनुयायी थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ए होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। दोस्तों, आप पढ़ेंगे जब इतिहास को तो आप जानेंगे कि बहावी आंदोलन का सबसे फेमस केंद्र पटना था, बिहार का पटना। बहावी आंदोलन का सबसे फेमस केंद्र कौन सा था? बिहार का पटना। अगला प्रश्न, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने दी? ऑप्शन ए है हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन बी है सैयद अहमद, ऑप्शन सी है सलीमुल्लाह, ऑप्शन डी है एम ए जिना और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े हैं कि फराजी जो है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। तो दोस्तों, हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसका नाम था फराजी आंदोलन, और जो लोग हाजी शरीयतुल्लाह के इस आंदोलन के फॉलोअर थे उनको जो है फराजी कहा जाता था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर ए होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करने थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने में योजना बनाई। अगला प्रश्न, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है। ऑप्शन ए है कुकी, ऑप्शन बी है खोड़, ऑप्शन सी है उरांव और ऑप्शन डी है नाइकदा। दोस्तों, मानव बलि प्रथा का जो मतलब श्रद्धा जिनके रहता है जिस जनजाति का, उस जनजाति का नाम है खोड़। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर बी होगा। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने इस नर बलि प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया तो इस जनजाति ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर बी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। ये लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत में फैले पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। दोस्तों, मध्य भारत में जो पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी, विंध्य की पहाड़ी, इस तरह की जो पहाड़ियां हैं वहां रहते हैं ये लोग। नर बलि प्रथा इनके लिए श्रद्धा का विषय था। अंग्रेजों ने जब इस पर प्रतिबंध लगाया तो विद्रोह हो गया, जिसका नेतृत्व चक्र बिश्नोई ने किया था। दोस्तों, जो आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों ने जब नर बलि प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया था तो उस आंदोलन का नेतृत्व चक्र बिश्नोई ने किया था, युवा राजा के नाम से। इस प्रकार आप व्याख्या देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला प्रश्न, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। ऑप्शन ए है अकाल की छाया, ऑप्शन बी है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऑप्शन सी है ऊंची भू राजस्व दर, ऑप्शन डी है जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, यहां दक्कन के दंगों को तत्कालीन कारण आपसे पूछा जा रहा है। अगर केवल दक्कन के दंगों का कारण पूछा जाता तो आप जो है लगभग इसमें ए ऑप्शन भी सही मार सकते थे, बी ऑप्शन भी सही मार सकते थे और सी ऑप्शन भी सही मार सकते थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाता ई। लेकिन यहाँ तत्कालीन कारण पूछा जा रहा है, तत्कालिक कारण पूछा जा रहा है। जो तत्कालिक कारण था दक्कन के दंगों का, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर लेना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर बी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे।
जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि की गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उसने हस्ताक्षर करवा लेना, और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875-76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दोस्तों, ऋण शोधन का मतलब ये हुआ कि जो ऋण किसान लिए हैं उसको चुकाने की क्षमता पूरी तरह खत्म कर दिया गया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दरों पर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालीन कारण था। दोस्तों, अगर आपसे केवल पूछा जाता कि दक्कन विद्रोह के कारण क्या थे, तो ये यहाँ जितने भी कारण लिखे गए हैं ये सभी इसके उत्तर हो सकते थे, लेकिन यहाँ तत्कालीन कारण की बात हो रही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर कर वसूली या कर्ज वसूली। बघेरा विद्रोह कहां हुआ? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है पूना, ऑप्शन सी है कालीकट और ऑप्शन डी है बड़ौदा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर डी होगा, क्योंकि बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। आइए व्याख्या देखते हैं। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818-19 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया गया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि कर वसूलने की जो है लड़ाई थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ौदा के गायकवाड़ों ने जो है अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, लेकिन बघेरा के जो सरदार थे उन्होंने जो है इसका विरोध किया और इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया कि आप कर ज्यादा क्यों वसूलेंगे। अगला प्रश्न, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी है 1888, ऑप्शन सी है 1890 और ऑप्शन डी है 1895। दोस्तों, मुंडाओं का जो विद्रोह हुआ था वह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा अपने इस विद्रोह के कारण ही जो है जो झारखंड है वहां जो है भगवान के रूप में आज भी पूजे जा रहे हैं। तो मुंडाओं का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, वो 1899 से लेकर 1900 के बीच हुआ था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 1899 कहीं नहीं है। तो हम देखेंगे कि सबसे निकटतम उत्तर कौन सा होगा 1899 से लेके 1900 ईस्वी के बीच का। तो दोस्तों, यहाँ पे 1895 जो है वो 1899 के सबसे निकट आ रहा है। इस प्रकार इसका उत्तर हम सही लगाएंगे डी ऑप्शन। आइए व्याख्या देखते हैं। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जनजाति में सामूहिक कृषि का प्रचलन था। दोस्तों, सामूहिक कृषि का मतलब हुआ कि सभी लोग मिलजुल के कृषि करते थे, लेकिन जो जागीरदार और ठेकेदार और बनिया और सूदखोर थे उन्होंने इस सामूहिक खेती के परंपरा को जो है नहीं करने दिया। इस पर जो है मुंडा आदिवासियों ने काफी आंदोलन किया और 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न, हौज विद्रोह हुआ। ऑप्शन ए है 1620 से 21 के दौरान, ऑप्शन बी है 1720 से 21 के दौरान, ऑप्शन सी है 1820 से 21 के दौरान और ऑप्शन डी है 1920 से 21 के दौरान। दोस्तों, हौज विद्रोह जो है ये 1820 से 21 के दौरान हुआ था। इस पर का क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर सी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों, हौज विद्रोह 1820-21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था जो झारखंड में पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे जो उत्तर होना चाहिए यहाँ सी लगाया जाना चाहिए, लेकिन गलत से लग गया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लग रही है और हमारे वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज की प्राप्ति हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जाम में काम आएगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम प्रोत्साहित हो सकें और आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहें। दीजिए इजाजत अपने दोस्त नीतीश कुमार को। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।